गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हमारा जैसा कि पिछले 2 वीडियो में हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर शुरू किया था कक्षा 12वीं के अकाउंट सब्जेक्ट का, यानी कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो इसमें आज हमें जानना है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो पहला अकाउंट बनाया जाता था प्राप्ति एवं भुगतान खाता, यानी कि रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। तो अब हमें ये जानना है कि क्या इसको बनाने के बाद क्या वो किसी भी संस्था की आर्थिक स्थिति को सही से बता सकता है। यानी कि हमारा आज का टॉपिक हो गया कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता किसी संस्था की आर्थिक स्थिति का द्योतक नहीं है। इसका मतलब ये है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता किसी भी संस्था की आर्थिक स्थिति को 100% नहीं दर्शा सकता। इसका कुछ रीजन है, वो हम आज पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से रीजन हैं जिसके कारण हमारा प्राप्ति एवं भुगतान खाता किसी भी संस्था की आर्थिक स्थिति को, यानी कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को 100% क्यों नहीं दर्शा पाता। कुछ ना कुछ तो इसमें कमी होगी, तभी ये ऐसा आपका हमारे सामने आया है। तो इसका कुछ 4 रीजन भी देखिए, आपको यहाँ पर 4 रीजन शो हो रहे होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसके बाद इसका एक कंक्लूजन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला रीजन देखेंगे, प्राप्ति एवं भुगतान खाता किसी भी संस्था की आर्थिक स्थिति को 100% क्यों नहीं दर्शा पाता। क्योंकि ये केवल देखिए यहाँ पर ये केवल रोकड़ वही के समान ही बनाया जाता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता किसके समान बनाया जाता है, रोकड़ वही के समान ही बनाया जाता है, जिसमें सिर्फ नगद प्राप्तियों और नगद भुगतान का ही लेखा होता है। अर्थात ये केवल रोकड़ वही का सारांश मात्र, यानी कि कैश बुक की मात्र समरी कह सकते हैं इसे, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। अगर ये हमारा आर्थिक स्थिति पूरी बदला देता तो फिर ये बैलेंस शीट का काम करने लगता। और यहाँ पे ये साफ साफ लिखा हुआ है कि रोकड़ वही क्या है, मात्र एक समरी मात्र है, सारांश मात्र है। अतः ये आर्थिक स्थिति नहीं बदला सकता किसी भी संस्था का। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन ये है कि इस खाते में समस्त, चाहे वो आयगत हो चाहे पूंजीगत हो, दोनों ही मदों का लेखा होता है। यानी कि चाहे वो कैपिटल वाले एक्सपेंडिचर हो चाहे हमारे इनकम वाले एक्सपेंडिचर के पेमेंट, सब कुछ इसी में आ जाते हैं, ठीक है। चाहे ये चालू वर्ष से संबंधित हो चाहे आगामी वर्ष से संबंधित हो। चालू वर्ष का मतलब वह वर्ष होता है जिस वर्ष का हम प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार कर रहे हैं। तो आगामी वर्ष का मतलब उस वर्ष से होता है जो हमारे आगे आने वाला वर्ष होता है। जैसे अभी 2020 चल रहा है, 2020, अगला 2021 आएगा, वो हमारा हो जाएगा आगामी वर्ष। तो ये आर्थिक स्थिति का द्योतक इसीलिए नहीं है सही से, क्योंकि इसमें किसी भी वर्ष से संबंधित पूंजीगत और आयगत मदों का लेखा हो जाता है, चाहे वो हमारे करंट ईयर के हों चाहे प्रीवियस ईयर के हों चाहे वो नेक्स्ट ईयर के हों, किसी वर्ष से संबंधित का लेखा हो जाता है। दूसरा रीजन। तीसरा रीजन ये है कि इससे हमें पिछले वर्ष के दायित्वों एवं संपत्तियों तथा पूंजी शेष का ज्ञान भी नहीं होता। ये सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्राप्ति एवं भुगतान खाते से हमारा निकल के आता है क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि बाय से सीडी करके जो हम बनाते हैं लास्ट में, तो क्लोजिंग बैलेंस निकल के आता है। यानी कि इससे ना तो हमारे संपत्तियों का पता चलता हमें, ना दायित्वों का, और ना ही कैपिटल कितना रहा वो भी हमें पता नहीं चलता। तीसरा है तो चौथा अंतर है कि इसका अंतर केवल रोकड़ शेष ही बताता है, जिसका शेष हमेशा डेबिट ही होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राप्ति एवं भुगतान खाते का जो लास्ट परिणाम निकल के आता है वो निकल के आता है केवल रोकड़ शेष। इसकी शुरुआत भी हमारी रोकड़ शेष से होती है और इसका समापन भी रोकड़ शेष से होता है। अतः ये किसी भी संस्था की आर्थिक स्थिति को नहीं बदला सकता। तो ये सब चारों रीजन पढ़ने के बाद कंक्लूजन ये निकल के आता है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता सिर्फ रोकड़ वही का संक्षिप्त रूप ही है। अतः ये किसी भी संस्था की आर्थिक स्थिति को नहीं बदला सकता, और इसको बनाने के बाद हमें आय एवं व्यय खाता भी तैयार करना पड़ता है। चलिए, तो अभी हमने कुछ देर पहले जाना था कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता किसी भी संस्था की आर्थिक स्थिति का द्योतक नहीं होता। अब हम ये जान लेंगे कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता और रोकड़ वही में क्या अंतर है, क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता और रोकड़ वही लगभग कैसी मानी जाती, समान मानी जाती, उसमें कोई अंतर नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, प्राप्ति भुगतान खाता और रोकड़ वही में पर्याप्त अंतर है।
देखिए क्या अंतर है। सबसे पहले इसका पहला है जैसे अंतर का आधार है लेखांकन का। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्राप्ति एवं भुगतान खाते में क्या होता है, इसे हम एक वर्ष में एक ही बार तैयार करते हैं, जो भी तैयार होता है वर्ष के अंत में। जैसे मान लीजिए हमारा वित्तीय वर्ष समाप्त होता है 1 अप्रैल को, ठीक है, और कोई 31 दिसंबर को भी समाप्त करता है। तो हमारा ये जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता है ये वर्ष के अंत में एक ही बार तैयार किया जाता है, जबकि रोकड़ बही हमारे प्रतिदिन तैयार की जाती है। रोकड़ बही आप देख रहे हैं हमारा बिजनेस में जो कैश बुक रखी जाती है उसे हम प्रतिदिन बनाते हैं। प्रतिदिन कितना कैश आया कितना कैश गया प्रतिदिन उसकी एंट्री करते हैं, ठीक है। पहला अंतर हो गया लेखांकन। इसी वर्ष में एक बार तैयार करते हैं और इसमें प्रतिदिन लेखा मतलब खाते बनाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा होता है तारीख। तारीख में देख लीजिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता में तिथिवार एंट्री नहीं की जाती। देखिए तिथिवार का मतलब है डेट वाइज। जैसे मान लीजिए हमारी क्लास चल रही तो कल 4 तारीख थी, 4 तारीख में बनी थी, आज 5 है तो 5 में बन रही है, ठीक है। तो इसमें हमारा ऐसा नहीं होता। इसमें जो भी प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनेगा वो हमारा तिथिवार लेके नहीं होते। तिथिवार का मतलब है डेट वाइज। इसमें सीधा एक बार एंट्री होगी वर्ष के अंत में, ठीक है। जबकि रोकड़ बही में हम जानते हैं इसमें हमारी लेके कैसे किए जाते हैं तिथिवार, यानी कि तारीख के हिसाब से। 5 तारीख को कितनी रोकड़ आई, 6 तारीख को कितनी आई, 7 को कितनी आई। इसमें प्रत्येक दिन और प्रत्येक डेट के आधार पर होता है लेखा, जबकि इसमें ऐसा नहीं। तीसरा हमारा लिखा है शीर्षक। इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखें आप कि जब भी प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाते हैं, प्राप्ति एवं भुगतान खाता जब भी तैयार किया जाता है तो इसके शीर्षक में हम सबसे पहले तो डालते हैं संस्था का नाम। संस्था का नाम का मतलब है जैसे मान लो हमारा नॉइस क्लब का प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाना है तो आप सबसे पहले डालेंगे नॉइस क्लब का प्राप्ति एवं भुगतान खाता, और उसकी दूसरी पंक्ति में डाल देंगे बनाने की तारीख, यानी कि जिस दिन वो तैयार किया जा रहा है उस दिन की क्या डालोगे तारीख। ये नियम होता है हमारा प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाने का, ठीक है। तो शीर्षक में क्या करोगे प्राप्ति एवं भुगतान खाता जब भी तैयार होगा तो इसमें पहली रो में तो डालेंगे संस्था का नाम और दूसरी रो में डालेंगे तैयार करने की तारीख। जबकि रोकड़ बही में ना तो संस्था का नाम डाला जाता है और ना ही तैयार करने की तारीख डाली जाती है। इसमें ऐसा कोई शीर्षक नहीं डालते, ठीक है। तो ये हो गए 3 अंतर, लेखांकन नाम, तारीख, शीर्षक। चौथा अंतर हम इस तरीके से कर सकते हैं कि बनाने का आधार। बनाने का आधार का मतलब है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता किस बही की सहायता से बनाया जाता है और रोकड़ बही किसकी सहायता से। तो ये हमने पहले ही पढ़ लिया था, प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाया जाता है रोकड़ बही के आधार पर। किसके आधार पर? रोकड़ बही के आधार पर, ठीक है। जबकि रोकड़ बही बनती है किसके आधार पर? संस्था में होने वाले नगद व्यवहारों के आधार पर, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है हमारी। रोकड़ बही बनाएंगे हमारी जो भी संस्था है उसमें अगर नगद व्यवहार हो रहा है उसके आधार पर तो बनती है रोकड़ बही, यानी कि कैश बुक। और प्राप्ति भुगतान खाता बनता है हमारा कैश बुक के आधार पर, यानी कि पहले रोकड़ बही बनाई जाती होगी, फिर इसके आधार पर हमारा बनता है कौन सा खाता? प्राप्ति एवं भुगतान। चौथा अंतर हम देख रहे हैं इसमें महत्व लिखा हुआ है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कौन सी बही महत्वपूर्ण है और कौन सी बही कम महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर देखो प्राप्ति एवं भुगतान खाता हमारा स्मरणार्थ बही कहलाता है। स्मरणार्थ का मतलब होता है केवल याद रखने के लिए तैयार किया जाता है कि हमने कब कितनी प्राप्ति की और कब कितना भुगतान किया, मेमोरी में रखने के लिए। और जबकि यह हमारी प्रमुख बही होती है, ये प्रत्येक व्यापारिक संस्था हो चाहे गैर व्यापारिक संस्था हो, ठीक है, ये दोनों तैयार करती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं प्रमुख बही। चलिए तो आज हम अगला टॉपिक ये देख लेंगे कि आय एवं व्यय खाता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता हम लोग समझ चुके हैं अच्छे से। अब हम ये भी जानते हैं कि गैर व्यापारिक संस्थाएं जो होती हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये 2 खाते तैयार करती हैं, एक तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता और दूसरा आय एवं व्यय खाता, ठीक है। अब चूंकि गैर व्यापारिक संस्थाओं को लाभ हानि खाता बनाने का परमिशन नहीं होता है, यानी कि इनको लाभ हानि खाता नहीं बनाना पड़ता है, तो फिर इन्हें पता कैसे चलेगा कि इनका कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। तो ये क्या करती हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए आय एवं व्यय खाता तैयार करती है। कौन सा खाता तैयार करती है? आय एवं व्यय खाता।
तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि आय व्यय खाता किसे कहते हैं और इसे कौन तैयार करता है। तो इसे तैयार करने वाले होते हैं पेशेवर व्यक्ति। पेशेवर व्यक्ति का मतलब होता है वे व्यक्ति जो अपना काम अपनी सेवाओं को देकर करते हैं, यानी कि अपने विशिष्ट ज्ञान के आधार पर लोगों को सेवा प्रदान करते हैं और उन सेवाओं के बदले में शुल्क या फीस लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों को बोलते हैं प्रोफेशनल्स, यानी कि पेशेवर व्यक्ति। और ये पेशेवर व्यक्ति या फिर गैर व्यापारिक संस्थाएं अपनी स्थिति को जानने के उद्देश्य से आय और व्यय खाता बनाती हैं, क्योंकि इनको अपनी आर्थिक स्थिति जानने के लिए लाभ हानि खाता बनाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है ना, तो लाभ हानि खाता भी नहीं बना सकती है। तो लाभ हानि खाते की ऑप्शन में कौन सा खाता तैयार करते हैं? आय एवं व्यय खाता। पेशेवर व्यक्ति और गैर व्यापारिक संस्थाएं अपनी क्या जानने के लिए? आर्थिक स्थिति यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन जानने के लिए ये आय और व्यय खाता बनाती है। और इसको बनाने से संस्थाओं को यह पता चल जाता है, यानी कि यह जानकारी हो जाती है कि संस्था की वर्ष के अंत में आय अधिक रही या फिर व्यय। ठीक है, यानी कि आय व्यय खाते से हमें दो बातें पता चलती है कि उसकी आय ज़्यादा रही या फिर व्यय ज़्यादा रही। आय ज़्यादा का मतलब होता है आय का व्यय पर अधिक, और व्यय ज़्यादा का मतलब होता है व्यय का आय पर अधिक। तो ये दो जानकारी हमें पता चलती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आय एवं व्यय खाता। अब हम जान लें और अच्छे समझने के लिए इसकी विशेषताएं समझ लेते हैं। जैसे देखिए आय व्यय खाता आपने समझ लिया, अब आय व्यय खाते की विशेषता देखेंगे। जैसे सबसे पहला है इसकी प्रकृति। प्रकृति का मतलब है नेचर। जैसा कि हमने प्राप्ति भुगतान खाते ही पढ़ा था, प्राप्ति भुगतान खाता होता है हमारा वास्तविक प्रकृति का खाता। कैसी प्रकृति क्या होता है? वास्तविक। तो आय व्यय खाता कौन सी प्रकृति का होगा? नाम मात्र। नाम मात्र का मतलब है नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट होने का कारण सबको पता होना चाहिए। जितने भी हमारे आय व्यय और लाभ और हानि, इनसे संबंधित जितने भी खाते होते हैं, आय व्यय और लाभ और हानि, इनसे संबंधित जितने भी खाते होते हैं वो नाम मात्र के खाते कहलाते हैं। और देखो इसका तो नाम ही है आय एवं व्यय खाता, तो इसकी नेचर कैसा होगा? इसका नाम मात्र। तो पहले इसकी विशेषता हो गई कि आय व्यय खाता हमारा नाम मात्र की प्रकृति का खाता होता है। दूसरी विशेषता है व्यय। अब इसमें एक अंतर और है कि हमने कल जैसे प्राप्ति भुगतान खाता पढ़ा था, तो प्राप्ति भुगतान खाते में क्या होता था? डेबिट साइड में समस्त प्राप्तियाँ आती थी और क्रेडिट साइड में समस्त भुगतान। इसमें इसका अपोजिट होता है, यानी कि इसके डेबिट पक्ष में तो लिखते हैं हम व्यय। आपको याद होगा आय व्यय खाता हमने बनाया था, तो आय व्यय खाते में क्या होता था? डेबिट पक्ष में लिखते थे समस्त व्यय, समस्त नहीं आयगत व्यय केवल। इसमें पूंजीगत व्ययों का लेखा केवल कौन से व्यय? आयगत। तो इसके डेबिट पक्ष में समस्त आयगत व्ययों का लेखा किया जाता है, और इसके क्रेडिट पक्ष में समस्त आयगत आयों का लेखा किया जाता है। ठीक है, इसमें ना तो पूंजीगत आय लिखी जाती, ना पूंजीगत व्यय लिखे जाते, केवल आयगत व्यय और आयगत आय। चौथी विशेषता है इसमें केवल आयगत मद है, और आयगत मद कौन से वर्ष से संबंधित? सिर्फ चालू वर्ष में। ये विशेषता सबको अच्छे से आ गई होगी समझ में, क्योंकि प्राप्ति एवं भुगतान खाता में क्या होता है? उसमें हम क्या करते हैं? किसी भी वर्ष से संबंधित प्राप्ति एवं भुगतान हो, चाहे आगामी वर्ष का हो, चाहे चालू वर्ष का हो, चाहे पिछले वर्ष का हो, गत वर्ष का, सबकी एंट्री कर लेते हैं। लेकिन आय व्यय खाते में ऐसा नहीं होता। इसमें जो भी मदद लिखेंगे हम कौन से वर्ष से संबंधित होना चाहिए? चालू वर्ष से, यानी कि जिस वर्ष का आप आय व्यय खाता तैयार करेंगे। लास्ट देख लेते हैं इसका समायोजन। आय व्यय खाते में समायोजन भी किया जाता है। समायोजन मतलब अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, ठीक है, उपार्जित आय या फिर अनुपार्जित आय, इन सभी का लेखा इसमें किया जाता है। तो आज हमने ये टॉपिक पढ़ लिया पूरा, आय व्यय खाते के बारे में जान लिया, विशेषताएं जान ली। अब सबको इसके नोट्स तैयार कर लेने हैं, और जो भी डाउट्स हो क्लास में आके आप पूछ सकते हैं।